बोर मॉडल के क्या क्या फाइंडिंग्स थी, उसमें हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बात कर ली थी, है ना। एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस के बारे में और वेलोसिटी। उसके पहले एनर्जी में हमने जो बात की थी, टोटल एनर्जी की बात की थी। एक और छोटा सा फॉर्मूला है, यूज कम होता है फिर भी अपने को पता होना चाहिए, तो वो बता देती हूँ मैं आपको। यूज कम होगा फिर भी मालूम होना चाहिए। बोर में कभी कभी कौन सा फॉर्मूला यूज करा लें। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का है, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, Z(E²/R), Z(E²/R) माइनस साइन के साथ। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और जब प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं इस फॉर्मूला में और वैल्यूज पुट करके हमने प्रोपोर्शनलिटी देखी, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/N²। P is directly proportional to Z²/N²। Z है एटॉमिक नंबर और N है शेल नंबर। Z है एटॉमिक नंबर और N है ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ZE²/R, माइनस में है। R है रेडियस। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो ये होता है हाफ ऑफ पीई। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस हाफ ऑफ पीई। तो पीई की वैल्यू क्या थी, अगर ये वाले फॉर्मूला से रखे हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने क्या रखा था, ZE²/R रखा था, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे करेंगे तो प्लस में आ जाएगा हाफ ZE²/R, हाफ ZE²/R। पोटेंशियल एनर्जी था माइनस ZE²/R और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, प्लस में आ गया हाफ ZE²/R। काइनेटिक एनर्जी की भी प्रोपोर्शनलिटी अगर हम लोग देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की भी प्रोपोर्शनलिटी सेम आती है, Z²/N²। Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टोटल एनर्जी भी यही आ रही थी। अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देखें, तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में हम लोग क्या लिए थे, 2.18 लिया था वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाई कितना था, 10⁻⁴। एनर्जी के फॉर्मूला में कितना था, जूल वाला जो लिया था, -18। और यहाँ पे क्या था, Z²/N²। यानी टोटल एनर्जी भी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, Z²/N²। सारे के सारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N² के इनवर्सली। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो या टोटल एनर्जी हो। क्लियर है बात। टोटल एनर्जी को एक और चीज लिख लीजिए, टोटल एनर्जी होती है -KE। मैंने ऐसे वेग लिखा, आप 1 2 3 करके लाइन से लिखेंगे, है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -KE। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। जितनी टोटल एनर्जी आई है उसमें माइनस का साइन लगा दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग टोटल एनर्जी किस साइन के साथ निकाल रहे थे, या माइनस साइन के साथ निकाल रहे थे ना।
यानी जो भी वैल्यू आए, अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसको प्लस कर दीजिए, वो वैल्यू बन जाएगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, एनर्जी की। अब हम लोग अगला बात कर रहे हैं, इसे बोर मॉडल से निकाला गया था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ, अगर किसी शेल एन शेल की रेडियस निकालनी है तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, इससे हम लोग निकालते थे रेडियस एंगस्ट्रॉम में। रेडियस की कौन सी यूनिट है ये, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी याद रखेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो अब अगर दो रेडियस को कंपेयर करना है तो कर लेंगे, दो रेडियस को कंपैरिजन। मान लो किसी के दूसरे शेल की रेडियस पता है आपको और चौथे शेल की निकालनी है उसी एटम के, तो निकाल लेंगे। अगर किसी सेम एटम के दूसरे शेल की रेडियस हमको मालूम है और चौथे शेल की रेडियस निकालनी है तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई। अगर प्रोपोर्शनलिटी देखो तो ये एक नंबर है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के। मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कर लिया, सबने कर लिया। जैसे मान लो आपको निकालना है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो पहले आप फॉर्मूला लिखो जिसका भी रेडियस निकालना है, 0.529 एन स्क्वायर बाई, ऑर्बिट नंबर कौन सा पूछ रहे हैं, फर्स्ट, तो n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन है तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो अगर हम दोनों वैल्यू रखेंगे, पहले शेल की निकालनी है तो वैल्यू सेम आएगी, 0.529 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ऐसे लिखना चाहें तो 5.29 10⁻⁻11। कोई दिक्कत, एटॉमिक नंबर। तो ये वैल्यू तो याद ही रखेंगे कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, ये सब वैल्यूज हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। जो फॉर्मूला में जो नंबर है वही आएगा। हाइड्रोजन के लिए दोनों अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछ रहे हो तो रेडियस भी फॉर्मूला में जो है वही आएगी। एनर्जी, एनर्जी में फॉर्मूला में क्या था, -13.6 था ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट अगर हाइड्रोजन का है तो एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब और कंपैरेटिव क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, रेशियो निकलवा सकते हैं आपसे, एक का दे करके दूसरे का निकाल सकते हैं। जैसे रेडियस ऑफ, या क्वेश्चन शुरू करो, रेशियो ऑफ
रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ B+3 and second orbit of He+. रेडियस का रेशियो निकालना है बेरियम बेरियम की फर्स्ट बेरिलियम की फर्स्ट ऑर्बिट का और हीलियम की सेकंड ऑर्बिट का रेशियो चाहिए। तो पहले बेरिलियम की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल लीजिए। फॉर्मूला लगाइए 0.529 n स्क्वायर बाई क्या था z था, तो 0.529 बेरिलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी कि बेरिलियम के लिए रेडियस क्या आ गई 0.529 बाई 4 आ गई। अब यही चीज आप किसके लिए निकालना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का 0.529 सेकेंड ऑर्बिट है तो n स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, तो नीचे आ गया 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.529 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग में, और यहाँ पे क्या गया था 0.529 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर दोनों का रेशियो निकालना है R1 बाई R2 तो रेशियो निकल आएगा, डिवाइड कर देंगे। सबको बात समझ आ रही है? ये नंबर तो कांस्टेंट है, कटेगा ही कटेगा। 1/8 आ गया, यानी रेशियो क्या आ गया 1:2। इस तरीके के रेशियो वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं रेडियस में, कर लेंगे ऐसे सवाल। रेडियस में इससे टफ कुछ, इससे टफ कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ, बोलिए बोलिए। ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, Z है आपका एटॉमिक नंबर, R हो जाएगी रेडियस। चलो एक क्वेश्चन किया जाए, रेडियस का क्वेश्चन है, ताजा ताजा आया हुआ है तो ताजा ताजा कर लेते हैं। चलो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0। क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज A0, स्मॉल A0 दे रखा है। देन डी ब्रॉई वेवलेंथ, then d Broglie wavelength of electron in third orbit, H is A0, hydrogen is A0 in third orbit is, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था A0, वैल्यू क्या दे रखी थी A0, और बोल रहे हैं डी ब्रॉई वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का इन थर्ड ऑर्बिट। ऑप्शंस आर गिवन टू यू,
पाई ए नॉट बाई 6, पाई ए नॉट बाई 6। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास पाई ए नॉट बाई 3। थर्ड ऑप्शन है 6 पाई ए नॉट, और फोर्थ ऑप्शन है 3 पाई ए नॉट। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है और आपको इसको रिलेट करना है किससे, थर्ड ऑर्बिट की डी ब्रॉई वेवलेंथ। और एटम कौन सा लेना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। दिमाग के घोड़े थोड़ा दौड़ाइए। हम्म मीटर वाला ले लो, जो लेना चाहो ले लो। हिंट दे रहे हैं, बोर मॉडल का फॉर्मूला लगा दो इसमें। रेडियस की इंफॉर्मेशन दी है, बोर मॉडल का फॉर्मूला लगा के एच अपॉन एम वी निकालने की कोशिश करो। एच अपॉन एम वी होता है लैम्डा। डी ब्रॉई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन एम वी ये होता है ना। लैम्डा ही निकालना है हमको, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, लगा ही देंगे अपन। एम वी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो बात अपनी बन जाएगी, एम इंटू वी अगर पता चल जाए, है ना। और अपना बोर मॉडल का क्या फॉर्मूला है, मतलब ये वाला एम बी आर इज इक्वल टू क्या आता था, एन एच अपॉन 2 पाई, ये आता था ना। अब लगा के देखो। अब दोनों फार्मूला भी बता दिया आपको, कोशिश कीजिए। एक मिनट है अपने पास। वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए, बताऊं। 2a0 पाई बाई, किसी आंसर से तो मैच ही नहीं करा। लगाया जाए, चलो देखो।
ध्यान से देखो। अपने पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करोगे तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस भी लोगे, एम वी आर थ्री लिख दो, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस को r3 लिख दो, और n की जगह 3 आ जाएगा, h अपॉन 2 पाई। अब अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है कि अपन वैल्यू किसकी निकालें? अपने को चाहिए लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच अपॉन एम बी की जो वैल्यू है वही डी ब्रॉय वेवलेंथ है, ये निकाल लें तो अपनी बात बन जाएगी। तो अब क्या करें, एच अपॉन एम बी को एक तरफ कर लेते हैं, इस एम बी को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एच अपॉन एम बी इज इक्वल टू, एम वी को नीचे ले गए और इधर वाली सारी वैल्यूज को इधर ले आए, तो r3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये बन जाएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं? ठीक, अब रेडियस हमें कौन सी लेनी है? थर्ड ऑर्बिट की लेनी है। रेडियस कौन सी लेनी है हमको? थर्ड ऑर्बिट की। और अपने को पता है कि रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? 0.529 n स्क्वायर बाई z, ये लेते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो तो 0.259 n स्क्वायर 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट की है रेडियस। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में? ए नॉट दे रखा है, यही वैल्यू तो ए नॉट दे रखी है, यानी कि 0.529 की जगह आप ए नॉट लिख सकते हो। यहां तक बात ओके। अब अगर R3 निकालना चाहते हो आप, तो यही फॉर्मूला 0.529 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस देखनी है ना, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और 1.529 मल्टीप्लाइड बाई 9 आ जाएगा। यहाँ तक ओके है सबको? 0.529 की वैल्यू हमने क्या रखी? ए नॉट, क्योंकि पहले शेल का रेडियस ए नॉट दे रखा है, यानी कि R3 की वैल्यू क्या आ गई? ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई 9। तो अब R3 की वैल्यू रख लेते हैं, नीचे 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 पाई ए नॉट। ऑप्शन कौन सा बन गया? क्लियर है बात? यानी कि दो फॉर्मूलाज को आपको कंबाइन करके भी बनाना पड़ सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को ए नॉट दे दिया, इसका मतलब 0.529 फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई? ए नॉट। ये फैक्टर अपने को याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, इसका मतलब 0.529 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ए नॉट। उसके बाद आपसे बोला गया कि आपको निकालना है डी ब्रॉय वेवलेंथ, वो भी फर्स्ट की नहीं पूछा, किसकी पूछा? थर्ड की पूछा। अगर फर्स्ट की पूछता तो आर की जगह क्या आ जाता? ए नॉट आ जाता सीधे सीधे। अगर फर्स्ट की पूछता तो आर की जगह यहाँ ए नॉट आ जाता, ए नॉट इंटू 2 पाई/3 आ जाती वैल्यू। क्योंकि थर्ड की पूछा है तो पहले थर्ड का आपको रेडियस निकालना था ए नॉट के फॉर्म में, फिर उसकी वैल्यू रखनी थी, फिर आपका वेवलेंथ। क्लियर हुआ? ऑनलाइन ऑफलाइन? हेलो हेलो। यस मैम। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसमें रेडियस, वेलोसिटी और क्या था? एनर्जी, ये याद। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी में है ZE²/2hn। वेलोसिटी के फॉर्मूला में है ZE²/2hn। ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, अपने अपने जो काम आएगा वो कौन सा आएगा, 2.18 into 10 raised to power 8 Z/n मीटर पर सेकेंड। 2.18 into 10 raised to power 6 करिए, 8 नहीं, 8 तो वेलोसिटी ऑफ लाइट में देते हैं, 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चंस में कई बार सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे देता है डेटा, तो वो सब थोड़ा सा कन्वर्ट करने का ध्यान रखिएगा, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब दो ऑर्बिट की अगर आपको वेलोसिटी कंपेयर करनी है तो कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो वेलोसिटी कंपेयर करिए। क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन है आपका फिफ्थ ऑर्बिट में, तो आप वेलोसिटी कंपेयर करिए जरा। वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, रेशियो निकालिए, निकाल के बताइए। क्वेश्चन में दो चीजों पे ध्यान देना है, किस एटम की बात कर रहे हैं और किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ऑर्बिट से एन पता लगेगा और एटम से जेड। One 5:3 5:3। अच्छा, सब लोग निकालेंगे, किसी और का आंसर कोई नहीं बोलेगा। फाइव इज टू थ्री आ रहा है पक्का? निकालू? चलो निकाल लिया जाए। अच्छा, रेशियो वाले सवालों में ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि जो आपका जो ये वैल्यू है, ये तो नंबर है एक, तो ये कांस्टेंट है, तो ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n कर सकते हैं ना। ये एक नंबर है तो कांस्टेंट की तरह इसको उड़ा सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। अगर दोनों वेलोसिटी अपने को हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है तो यानी दोनों के फॉर्मूला में z भी कांस्टेंट आएगा, तो z को भी उड़ा सकते हो। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन कर रहे हो तो इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चंस में, जिसमें रेशियो निकालना हो उसमें हम कांस्टेंट हटा दीजिए। जो चीज मान लो सेम एटम की बात हो रही है तो z कांस्टेंट होगा, तो z भी हट जाएगा, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n आ गया, है ना। तो अपने को क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ 5, यही तो निकालना था। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस डिवाइडेड बाय फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस, तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लो n5 डिवाइडेड बाई n3। ये n इज इक्वल टू 5 को 5 ले रहे हैं और ये क्या ले रहे हैं 3, तो वैल्यू आपकी क्या आई थी 5:3 से सीधे सीधे भी निकल जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्या निकालना है आपको रेशियो, रेशियो निकालना हो तो जितने कांस्टेंट हो सबको हटा दीजिए और फाइनल एक फॉर्मूला बना लीजिए। यहाँ से हमने देखा कि ये नंबर है 2.18 इंटू 10⁻6, तो ये नंबर भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये z भी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम के लिए, तो दोनों बार फॉर्मूला लगाओगे तो 1 आएगा, तो वो भी हटा दिया, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा v3/v5 इज इक्वल टू n5/n3, है ना। तो इससे हमने सीधे सीधे रेशियो कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत? कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट of He plus and third orbit of Li plus 2। एनर्जी का फॉर्मूला लिख करके रेशियो निकालना है ना, एनर्जी का फॉर्मूला लिख करके जितने कांस्टेंट हो उनको उड़ा दीजिए और फिर एक फाइनल फॉर्मूला बना के जल्दी से आंसर निकाल के बताइए। एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कोई भी रेशियो लगाना है तो कोई भी लगा सकते हैं, ये वाला लगा लो। ये फॉर्मूला लगा लो, जो जो कांस्टेंट है उनको उड़ा दीजिए और फटाक से मुझे आंसर बताइए। सबकी कॉपी में किया हुआ देखूंगी, ऑनलाइन बच्चों को सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोल दें बच्चों। Yes, ma'am. कांस्टेंट हटाइए, कांस्टेंट हटा के रेशियो निकालिए। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ के देखिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है? एक तो -13.6 नंबर, ये कांस्टेंट हो गया, और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n² कांस्टेंट हो जाएगा दोनों थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ये, क्योंकि दोनों थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया z²। ठीक है, तो पहले E किसका निकालना है, He प्लस का डिवाइडेड बाई E Li प्लस 2 का है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Z यहाँ पे किसका लेंगे हीलियम का, और Z किसका ले लेंगे लिथियम का। हीलियम का 2 होता है, लिथियम का कितना होता है 4/। कर लेंगे बच्चा पार्टी। सारांश आया नहीं आया? कांस्टेंट निकाल लिया था आपने? दिखाइए कॉपी। फॉर्मूला लिख दिया तो सवाल कब करेंगे, कल? अनुज, दूसरों को तंग मत करिए।
अब बोर मॉडल का क्वेश्चन कौन बताएगा सबसे पहले, कौन आंसर देगा? फर्स्ट आंसर कौन देगा? अब तो सारी चीजें पता लग गई हैं, फर्स्ट आंसर कौन देने वाला है जल्दी से? अरे सारांश देगा। चलो एक और छोटी सी चीज लिख लो, ये क्वेश्चन करने के पहले छोटी सी, पहले क्वेश्चन करेंगे। काटना तुम लोग को पसंद नहीं है? चलो आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। Radius of third Bohr orbit of hydrogen atom. Radius of third Bohr orbit. हाँ, radius of third Bohr orbit of hydrogen atom is R3. Radius of fourth Bohr orbit is R4. इतना इजी सवाल क्यों देते हैं? Radius of fourth Bohr orbit is R4. रिलेशन बताना है R4 और R3 के बीच में। R4 और R3 के बीच में रिलेशन बताना। निकाल लो, बता दो। रिलेशन रिलेशन रिलेशन। ऑप्शन और दे रहे हैं तुमको, आवाज नहीं करो, आवाज बहुत आ रही क्लास। 16/9, 9/16, 3/4, 4/3। क्या होगा? नाइन बाई सिक्सटीन, R4 इज इक्वल टू 9/16। बोलो, सी वाला 3/4 आ रहा है। बी आ रहा है। अपना अपना आंसर बोलो, गौरांगी आंसर निकालो अपना। नव्या आंसर बोलिए। सामान 1 सेकंड बस। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, सी डी भी बोल दो। फॉर्मूला क्या था? हम ए आ n²/z था क्या? यही था। हाइड्रोजन के लिए ही बात हो रही है। 0.5 to 9 तो कांस्टेंट हो गया, z भी कांस्टेंट हो गया।
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, शेल के हिसाब से हो जाएगा। तो पहले R3 ले लो, मान लो, तो R3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R3 बाई R4 क्या हो जाएगा, N4 बाई N3 का स्क्वायर, ये 4 है, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 16/9 आ गया। R3 बाई R4 इज इक्वल टू 16/9 आ गया। तो R4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/16 R3। हमने R3/R4 निकाला है ना, आपकी मर्जी हो आप R4/R3 निकालो। क्या दो ऑप्शन है? ऑप्शन क्या बना, ए। कौन अभी भी बोल रहा है, यही आया है सबका, देख लो बच्चों। कोई दिक्कत हो तो बोलो। तुम क्या कह रहे थे कार्तिक, नहीं तुम कुछ कह रहे थे, तुम्हारा क्या आंसर आया था, 3 और 4 करके क्या बोल दिया था। इजी सवाल था, इससे इजी सवाल नहीं आ सकता। अनुज सीधे बैठो, पीछे क्या मिल रहा है, सामने देखिए, नाम मत लिखो, देखो एक दो और फॉर्मूला लिखो। क्या क्या अच्छा, अरे बच्चों ये इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया आपने, ये सामने बैठे बच्चे बता रहे हैं, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब n स्क्वायर है, तो उल्टा क्यों करा है यहाँ पे, ये सब मैं बोल रही हूँ और सब हाँ बोल रहे हैं। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो n को रिवर्स क्यों कर रहे हैं, ये जब मैं रिवर्स कर रही थी उस समय नहीं बोल पा रहे थे मैम कि मैम क्यों ये इसको क्यों पलट रहे हैं। अब क्या आ जाएगा, R4 इज इक्वल टू 16/9 R3 आएगा ना। देख ही नहीं रहे आप लोग, अभी मुझे किसने बोला, इशिका ने बोला, गरिमा ने भी बोला, इशिका ने भी बोला, ऑप्शन बी तो सब कह रहे थे, पर ये जब मैं फार्मूला लगा रही थी तो आपको कहना चाहिए था मैम इसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसी बेसिस पे तो कर रहे हैं अपन, तो रिवर्स क्यों करते, माई मिस्टेक। चलिए एक और फॉर्मूला लिख लो, प्राइम फॉर्मूला आपके इतने ही थे बोर मॉडल के, इतने सारे कहाँ है, जरा से तो थे। एक और लिख लो, अपने कभी कभी काम आ जाता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला n³ बाई z स्क्वायर,
केवल प्रोपोर्शनलिटी याद रखिए, पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड अगर निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी केवल याद रखेंगे, काम अपना सवाल हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी अपोजिट हो जाती है, आपको पता है इसकी। अगर रेशियो वगैरह पूछते हैं तो इस फॉर्मूला को कभी कभी, बहुत कभी कभी यूज कराते हैं, नहीं तो उनका काम क्या है, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी में ही घूमते रहना। जितने सवाल आए हैं वो कैसे आए हैं, एनर्जी से आए हैं, वेलोसिटी से आए हैं और रेडियस से आए हैं, तीन से ही काम है। चलिए अब बोर मॉडल इतनी सारी चीजों को बताते हुए भी कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें क्या थी, प्रॉब्लम थी। वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो थी वो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू थी। और आपका जो टॉपिक अगला हम लोग पढ़ने वाले स्पेक्ट्रम, उसकी बेसिस पे प्रॉब्लम्स थी। तो केवल हम लोग जो स्पेक्ट्रम के पॉइंट है उनको पॉइंट्स में लिख लेंगे, फिर जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसके साथ उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम अभी आपने पढ़ा नहीं है तो वो ड्रॉबैक्स आपको अभी यहाँ पे आएंगे नहीं। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, इतना बताते हुए भी अभी भी क्या है, इनको, इनके में भी प्रॉब्लम है। ठीक, बोर मॉडल not explained about spectrum of multi electron system। ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इनके लिए, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये मॉडल अभी तक कुछ भी स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए, अभी तक नहीं मतलब नहीं बता पाए। सेकेंड पॉइंट, हाँ सकती है ना, लिमिटेशन असर्शन रीजन में आ सकती है, हाँ ट्रू फॉल्स में भी आ सकती हैं। आजकल तो मेंस में भी, नीट में भी, सब में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, स्टेटमेंट भी आते हैं, 1 2 करके, है ना, असर्शन रीजन आ सकता है। तो एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दूसरा चीज स्पेक्ट्रम की ही बेसिस पे एक इफेक्ट होता है जीमैन इफेक्ट, और एक इफेक्ट होता है स्टार्क इफेक्ट, पढ़ेंगे हम लोग ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, could not explained by बोर मॉडल। अब ये पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे, जो टॉपिक अपना स्पेक्ट्रम है ना उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज रीमैन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। उसके बाद डी ब्रॉय का जो कॉन्सेप्ट आया था कि वेव और पार्टिकल दोनों की बात करी थी ना डी ब्रॉय ने, कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है, लेकिन ये जो थे, ये बोर जो थे, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या करा था, पार्टिकल कंसीडर करके रेडियस, वेलोसिटी ये सब निकाला था। बोर ने इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया था, पार्टिकल। तो डी ब्रॉय की बात क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की जो बात है वो क्या हो जाएगी,
गलत हो जाएगी इनके हिसाब से, तो डी ब्राइस भी सही है, तो यही गलत हो गए इनके हिसाब से। अपने लैंग्वेज में लिख लो। डिस्कार्डेड वर्ड पसंद नहीं है तो दूसरा कोई वर्ड लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू यू। डी ऑप्शन लिखिए। एक हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें कह रहे थे कि वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक टाइम पे नहीं निकाल सकते। ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल रहे हैं और रेडियस भी निकाल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस भी एक साथ निकाल रहे हैं, है ना। हाँ, ये सही है। अकॉर्डिंग टू, अभी मैं आंसर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, दिस थ्योरी will not match। पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिया। आपको मुद्दे की बात पता है कि हाइजेनबर्ग बोल रहे थे वेलोसिटी निकाल पाओगे तो पोजीशन नहीं, पोजीशन निकाल पाओगे सही तो वेलोसिटी नहीं। ये पार्टिकल मान के रेडियस भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है, एनर्जी भी निकालना है, सब निकाले पड़े हैं। हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि बहुत जो है वो नहीं निकाल पाया जा रहा। तो कई बार स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि ये भी गलत है वो भी गलत है, तो क्यों ही हम पढ़ रहे हैं। नोट हो गया सबका? अब हम लोग धीरे धीरे जो आपका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, और स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग धीरे धीरे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? चैप्टर के एंड पे तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मॉडर्न आपकी थ्योरीज हैं जिसमें वेव की बात करी जाएगी, अब उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें एक चीज आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आप हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने बात करी थी कि पार्टिकल नेचर अगर है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए, पार्टिकल अगर है तो बीबीआर दिखा सकता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो कर सकता है, पार्टिकल है तो मास होगा, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, किसी के ऊपर मोमेंटम ट्रांसफर भी कर सकता है, ये सब बातें हमने करी। लेकिन अगर कोई चीज वेव है तो वेव में एक तो वेव लेंथ होनी चाहिए, है ना, वो उसकी बात हो गई, या वेव की जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो होनी चाहिए। एक दो फिनोमेनन ऐसे हैं जो अगर कोई चीज वेव है आपको पहचानना है तो वो फिनोमेनन हम थोड़ा सा उसको फिजिक्स में तो डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई चीज वेव है तो वेव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वेव नेचर की अगर बात कर रहे हो तो क्या दो प्रॉपर्टीज हैं जो होनी ही चाहिए। इसमें पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, और दूसरी है इंटरफेरेंस। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ये छोटी सी चीज रह गई थी स्पेक्ट्रम पढ़ाने से पहले, अभी 10 मिनट अपने पास है, तब तक ये समझ। डिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, देखिए डिफ्रैक्शन की अगर बात करो तो एक साइंटिस्ट थे, डिफ्रैक्शन की अगर बात कीजिए तो एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, यंग्स। हाँ, यंग नाम था उनका, है ना, पूरा नाम तो मुझे नहीं ध्यान है,
उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, आई थिंक 12th में होगा, वेव में पढ़ेंगे, है ना। उसके क्वेश्चंस भी आते हैं खूब, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। पूरा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। उससे हमें कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है। जैसे मान लो कोई वेव इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टीशन आ गया और बीच में कोई एक होल है छोटा सा, ठीक, वेव आगे जा रही है, यहाँ से वेव थोड़ा बेंड हो जाती है। वेव क्या हो जाए, बेंडिंग हो जाए इसकी, बेंडिंग ऑफ वेव नियर ऑब्स्टिकल और पोर और होल is called diffraction। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। फिजिक्स में और भी बहुत डिटेल आप करोगे इसकी, यहाँ हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को इतना समझना है, कोई वेव अगर कोई पोर आ जाता है, कोई स्लिट आ जाता है, स्लिट इसी को कहते हैं, स्लिट आ जाता है, कोई आपका रुकावट आ जाती है, वहां पे अगर कोई पोर है, वहां से वेव पास हो रही है, तो थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन नियर अ पोर, नियर अ ऑब्स्टिकल, नियर अ होल, इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। पार्टिकल होगा तो सीधे निकल जाएगा, पार्टिकल में बेंडिंग एंडिंग ये सब कोई फिनोमिनन नहीं होगा। वेव में तो क्या हो गया, बेंड होगी। नोट हो गया हो तो बोलिए, तो इंटरफेरेंस समझाएं। कार्तिक तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ही बेकार है, हंसने की क्या बात है इसमें। अरे नहीं भाई, थोड़ा सुधारो, मेरी भी बेकार है लेकिन है? अरे डॉक्टर तो ठीक है, तो अभी से लक्षण थोड़ी लेने हैं। बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होती है ना, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझ लीजिए क्या 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 है। देखो, अब हंसने ना लगना तुम। मान लो ये एक वेव है, चल रही है, ठीक है, उसके पैरेलल में ही दूसरी वेव चल रही है। अगर ये दोनों वेव्स कंबाइंड कर जाए, ठीक है, तो ये वेव का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दो तरीके से होता है। एक प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें एम्पलीट्यूड जो होगा, मान लीजिए एक का एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, और इसमें कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हो कि जो वेव का एम्पलीट्यूड है 5 और 3 से ज्यादा हो जाए, है ना। कोई केस ऐसा भी हो सकता है 5 + 3 हो जाए 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर वेव एक ही डायरेक्शन में चल रही है और उनके बीच में वेव के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, फेज डिफरेंस। क्या यूज करते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस। अगर उसमें फेज डिफरेंस मान लो 0 डिग्री का है, तो अगर दो वेव इस तरीके से चल रही है एक ही डायरेक्शन में और फेज डिफरेंस 0 का है, तो एक का एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरे का अगर 3 है, और वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, कंबाइंड करती हैं, तो उनका नई जो वेव बनेगी दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो ओवरलैपिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। और वो इंटरफेरेंस जिसमें फेज डिफरेंस नहीं होगा, उसमें कॉम्बिनेशन से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस।
क्या बोलेंगे, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दूसरा इस तरीके से भी हो सकता है कि एक वेव जा रही है, दूसरी वेव जा रही है, उसमें कुछ फेज डिफरेंस है, मान लो 180 का फेज डिफरेंस है। 180 का फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि एक का जब हाइप है, एक का जब हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है तो उसका लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, तो उनमें 180 का फेज डिफरेंस आ गया। तो वो आसपास अगर जा रही हैं, वो अगर ओवरलैप करेंगी, उनके बीच में अगर ओवरलैपिंग होकर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, तो उसमें एम्पलीट्यूड जो होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे पहले का मान लो 5 था, दूसरे का 3 था, तो अब की बार एम्पलीट्यूड हो जाएगा 5 माइनस 3। और भी वैल्यूज हो सकती हैं, 5 और 3 दोनों से छोटा होगा वैल्यू। एंगल के ऊपर, फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या वैल्यू होगी, लेकिन 5 से भी छोटी होगी और 3 से भी छोटी वैल्यू अब की बार एम्पलीट्यूड की आएगी। पहले वाले केस में 5 और 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो उसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और दूसरा जो केस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स होता है। ओवरलैपिंग करने से कॉम्बिनेशन बनता है वेव का, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो यानी वेव में कौन से दो फिनोमेनन देखने को मिलेंगे हमको, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में दो तरीके के, एक को कंस्ट्रक्टिव, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फेज डिफरेंस ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, क्लियर है बात। तो लिखिए इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, it is overlapping of waves by this waves have higher amplitude or lower amplitude than original wave। एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक वेव थी ये A1, ये थी A2, दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, नई वेव बना ली, नई वेव बना ली बड़े एम्पलीट्यूड की। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो अलग वेव हैं, दोनों ओवरलैप करके एक नई वेव बनाएंगे, और उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड इज दिस, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। नहीं, दोनों ओवरलैप कर रही है एक दूसरे से। ये एक्चुअली में ये इस तरीके का कोई ओवरलैप नहीं है कि ये मेरा हाथ इस पे ओवरलैप कर रहा है, इस तरीके की चीज नहीं है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, पिक्चर दिखाती हूँ। नहीं नहीं, एडअप होते, अभी दिखाते हैं आपको। दूसरा लिख लीजिए डिस्ट्रक्टिव, दोनों से हाँ, दोनों कंबाइन करके ये बना रही है। ये है बिफोर इंटरफेरेंस, और ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव बना लें।
जैसे वेक्टर पढ़ते हो ना, वेक्टर, वेक्टर पढ़ लिया है कि अभी पढ़ना है? थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा। कहाँ, फिजिक्स में या मैथ्स में? तो वेक्टर में क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी निकालते हैं और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी तो निकालते हैं ना। उसी तरीके से समझ लो कि ए प्लस बी किया और यहाँ पे क्या किया, दूसरे वाले में ऊ कौन कर रहा है, ए माइनस बी, अरेंज। हाँ हाँ, ये दो जो ओवरलैप की थी, ओवरलैप करने के बाद इंटरफेरेंस हुआ, ओवरलैपिंग से इंटरफेरेंस हुआ, एक नई वेव बनी जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है। ठीक, ये वाले में क्या हुआ, दो वेव्स कॉम्बिनेशन की, एक का एम्पलीट्यूड इतना था, एक का इतना था, अब दोनों के कॉम्बिनेशन से एम्पलीट्यूड क्या हो गया, नई वेव बन जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, अब दिखा देते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आप पिक्चर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए।